आज का टॉपिक है अल्फा क्षय और बीटा क्षय। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं अल्फा क्षय के बारे में, फिर देखेंगे बीटा क्षय और उसके पश्चात देखेंगे हम लोग गामा क्षय। तो पहले बात करते हैं अल्फा क्षय के बारे में। तो अल्फा क्षय क्या होता है? अल्फा क्षय वह प्रक्रिया होती है, अल्फा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होती है। अल्फा कण कहने का मतलब है हीलियम कण। अल्फा कण कहने का मतलब है हीलियम या हीलियम नाभिक बोल सकते हो। तो अल्फा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से अल्फा कण अर्थात हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं। और अल्फा क्षय के उत्सर्जन से जो मूल नाभिक होता है वह सतती नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। अल्फा क्षय के उत्सर्जन के दौरान जो हमारा मेन नाभिक रहता है वह दूसरे नाभिक में बदल जाता है और इस दूसरे नाभिक को कहा जाता है संतति नाभिक के नाम से जाना जाता है। और ये जो संतति नाभिक होता है उसका परमाणु क्रमांक मूल नाभिक से 2 कम रहता है और परमाणु द्रव्यमान मूल नाभिक से 4 कम रहता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि अल्फा कण उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो अल्फा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है, क्योंकि वहां से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। अल्फा कण कहने का मतलब है हीलियम उत्सर्जित हो रहा है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और द्रव्यमान संख्या होता है 4। तो इसी कारण परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो अल्फा क्षय का परिभाषा, अल्फा क्षय वह प्रक्रिया है जिसमें नाभिकों से तीव्रगामी हीलियम नाभिक कहने का मतलब है अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण के उत्सर्जन से मूल नाभिक संतति नाभिक में परिवर्तित हो जाती हैं। अल्फा कण हीलियम और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और द्रव्यमान संख्या होता है 4। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या है 238। तो जब यहाँ से अल्फा कण का उत्सर्जन होगा, तो अभी देखे थे कि अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में कितना कमी आना चाहिए? 2। तो 92 से हो जाएगा 90, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी आएगा? 4। तो 238 से हो जाएगा 234। तो परमाणु क्रमांक 90 किसका होता है? थोरियम का। तो यहाँ से थोरियम प्राप्त होगा किसके उत्सर्जन से? अल्फा कण कहने का मतलब है हीलियम के उत्सर्जन से, और यहाँ पे कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये होता है अल्फा क्षय। अल्फा क्षय कहने का मतलब होता है किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होगा, हीलियम कण या हीलियम नाभिक उत्सर्जित होगा, जिससे जो मूल नाभिक रहेगा वह दूसरे नाभिक में बदल जाता है, जिसे कहा जाता है संतति नाभिक। और अल्फा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। ये इसका एग्जाम्पल है यूरेनियम 92 से 238। तो इसमें परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आया है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आया है हीलियम अर्थात अल्फा कण के उत्सर्जन के दौरान, और कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटा क्षय के बारे में। तो बीटा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। बीटा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसे माइनस बीटा क्षय, और जब नाभिक से 1 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसे प्लस बीटा क्षय के नाम से जाना जाता है। बीटा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसे माइनस बीटा क्षय के नाम से, और जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसे प्लस बीटा क्षय के नाम से जाना जाता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, बीटा क्षय वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नाभिक से 1 इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होगा तो उसे क्या कहेंगे?
माइनस बीटा क्षय, या एक पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसे प्लस बीटा क्षय के नाम से जाना जाता है, का स्वतः उत्सर्जन होता है। बीटा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। और जब किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है। और जब नाभिक से पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो उसके साथ न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, तथा पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है। न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, न्यू से। तो जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एंटी न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है। और जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के साथ न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो बीटा क्षय वह प्रक्रिया होती है जिससे किसी नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उसे माइनस बीटा क्षय, और जब पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो उसे प्लस बीटा क्षय कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, और पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के साथ एक न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिसे न्यू बार से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम दोनों का एग्जांपल देखते हैं, अल्फा क्षय और बीटा क्षय का। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं माइनस बीटा क्षय का। ये हो गया फास्फोरस। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15 और द्रव्यमान संख्या है 32। तो जब माइनस बीटा क्षय होगा तो ध्यान रखना, माइनस बीटा क्षय होगा तो वहां पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होता है। जब माइनस बीटा क्षय होगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, और प्लस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं माइनस बीटा क्षय। तो माइनस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 16। परमाणु क्रमांक 1 बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक में 1 वृद्धि होती है, तो परमाणु क्रमांक हो गया 15 से 16। लेकिन बीटा क्षय में चाहे वह माइनस बीटा क्षय हो या प्लस बीटा क्षय हो, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक है 15, द्रव्यमान संख्या है 32, तो माइनस बीटा क्षय के कारण परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और साथ ही साथ यहाँ से एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होगा। ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ और साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होगा, जिसे किससे प्रदर्शित करेंगे, न्यू बार से। अब देखते हैं हम लोग प्लस बीटा क्षय का उदाहरण। तो प्लस बीटा क्षय में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है। प्लस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 11 और द्रव्यमान संख्या है 22। तो परमाणु क्रमांक में क्या होगा, 1 की कमी आ जाएगा, तो 11 से हो गया 10, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन हुआ है, तो पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के कारण, पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन के साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रिनो का भी उत्सर्जन होगा, जिससे न्यू से प्रदर्शित किया गया है। तो ध्यान रखना, माइनस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और प्लस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की कमी होती है। और बीटा क्षय में चाहे वह माइनस बीटा क्षय हो या प्लस बीटा क्षय हो, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब गामा क्षय के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग गामा क्षय के बारे में। तो जब किसी नाभिक से अल्फा क्षय या बीटा क्षय होता है, जब किसी नाभिक से अल्फा क्षय या बीटा क्षय होता है तो उसके पश्चात उस नाभिक में गामा क्षय भी देखने को मिलता है। जब किसी नाभिक में अल्फा क्षय या बीटा क्षय होगा तो उसके पश्चात वहां पे क्या होता है, गामा क्षय भी होता है। जब किसी नाभिक से अल्फा क्षय या बीटा क्षय होगा तो उसके नाभिक में उपस्थित जो न्यूक्लियॉन होते हैं, न्यूक्लियॉन कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। उनकी जो ऊर्जा रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, उच्च ऊर्जा ग्रहण कर लेती हैं। जब किसी नाभिक में
अल्फा क्षय या बीटा क्षय होता है तो उसके पश्चात न्यूक्लियनों की ऊर्जा उच्च हो जाती है, जिससे वो गामा किरण के फोटॉन को उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं। उनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी ऊर्जा ज्यादा रहेगा तो उच्च ऊर्जा वाले जो न्यूक्लियन होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, जिसके कारण वो गामा किरण के फोटॉन को उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। इस प्रकार अल्फा क्षय और बीटा क्षय के पश्चात क्या होता है, गामा क्षय भी होता है। गामा क्षय से परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब किसी नाभिक में अल्फा क्षय और बीटा क्षय होगा तो अल्फा क्षय और बीटा क्षय के पश्चात वहां पे गामा क्षय भी होगा। तो गामा क्षय क्यों होता है, जब किसी नाभिक में अल्फा क्षय और बीटा क्षय होगा तो उनके न्यूक्लियनों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिनसे वो गामा किरण के फोटॉन को उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं, और इस प्रकार उसमें क्या देखने को मिलता है, गामा क्षय देखने को मिलता है। गामा क्षय में परमाणु क्रमांक में और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब हम लोग अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए से अल्फा क्षय के पश्चात A1 बना, फिर बीटा क्षय के पश्चात A2 बना, फिर अल्फा क्षय के पश्चात A3 बना और गामा क्षय के पश्चात A4 बना, और इस A4 का परमाणु क्रमांक दिया है 69 और द्रव्यमान संख्या है 172। तो हमें वो A का संकेत पूछा है। A का संकेत कहने का मतलब है A का परमाणु क्रमांक और A का द्रव्यमान संख्या कितना होगा वही निकालना है। अगर परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पता चल जाए तो A का संकेत निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते जाएंगे तभी बनता है। तो पीछे से सॉल्व करते जाते हैं। A4, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे A4 को, तो ये हो गया A4, और A4 का परमाणु क्रमांक है 69 और द्रव्यमान संख्या कितना है 172। तो यहाँ पे क्या है A3। अब A3 से A4 बना है किसके पश्चात, गामा क्षय के पश्चात। तो यहाँ पे A3 से गामा क्षय के पश्चात ही A4 बना होगा। तो हमें पता है जब गामा क्षय होता है तो गामा क्षय में परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो परमाणु क्रमांक इसका भी 69 ही रहेगा और द्रव्यमान संख्या 172। फिर A3 किससे प्राप्त हुआ है, A2 से। A3 प्राप्त हुआ है A2 से। जब A2 में अल्फा क्षय होगा तो क्या प्राप्त होगा, A3। तो ध्यान देना, अगर ये अल्फा क्षय के दौरान प्राप्त हुआ है तो अल्फा क्षय में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आती है। तो ये पहले कितना रहा होगा, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 71 रहा होगा और द्रव्यमान संख्या 176 रहा होगा। तो A2 का परमाणु क्रमांक 71 रहा होगा और द्रव्यमान संख्या 176, जिससे जब अल्फा क्षय हुआ होगा तो अल्फा क्षय के कारण परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ गया और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ गया। फिर A2 किससे प्राप्त हुआ है, A1 से। A2 प्राप्त हुआ है A1 से, और A1 में क्या हुआ है, बीटा क्षय। जब क्वेश्चन में केवल बीटा क्षय बस लिखा होगा तो इसे हम लोग माइनस बीटा क्षय लेकर के चलते हैं। तो जब A1 से A2 प्राप्त हुआ है वो माइनस बीटा क्षय के दौरान, ध्यान रखना जब क्वेश्चन में केवल बीटा क्षय बस लिखा है तो उसका मतलब वो माइनस बीटा क्षय है। तो A1 से A2 किसके दौरान प्राप्त हुआ है, माइनस बीटा क्षय, और माइनस बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। तो ये पहले कितना रहा होगा, 70 रहा होगा, ये 70 रहा होगा, और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बीटा क्षय है, ये माइनस बीटा क्षय है, तो माइनस बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या में 1 बढ़ जाता है तो 70 से 71 हुआ और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो माइनस बीटा क्षय में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो A1 से जब A2 प्राप्त हुआ तो माइनस बीटा क्षय के कारण परमाणु क्रमांक 1 बढ़ गया। A1 किससे प्राप्त हुआ है, A से। तो सबसे पहले क्या रहा होगा ये A, तो A को सॉल्व करते हैं। तो A से अल्फा क्षय के कारण A1 प्राप्त हुआ है। तो अल्फा क्षय में
परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो ये पहले कितना रहा होगा, ये 68 नहीं 72 रहा होगा, 72, एक का परमाणु क्रमांक 72 रहा होगा और द्रव्यमान संख्या 180 होगा। यहां से फिर से चेक कर लो, तो इसका द्रव्यमान संख्या 180 है, अल्फा क्षय के कारण द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आता है, तो 180 से कितना हो जाएगा 176, और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो 72 से हो जाएगा 70। तो ए का संकेत क्या प्राप्त हुआ, परमाणु क्रमांक है 72 और द्रव्यमान संख्या 180। तो इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि ए का परमाणु क्रमांक कितना है और द्रव्यमान संख्या कितना है। तो परमाणु क्रमांक है इसका 72 और द्रव्यमान संख्या है 180 और ये हुआ इसका संकेत। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में डी से माइनस बीटा क्षय के पश्चात D1 प्राप्त हुआ है और D1 से अल्फा क्षय के पश्चात D2 प्राप्त हुआ है, और D2 के लिए परमाणु भार दिया है, द्रव्यमान संख्या कितना है इसका, परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या कितना है इसका 176 है, और Z कहने का मतलब होता है परमाणु क्रमांक 71 है। D2 के लिए परमाणु क्रमांक 71 है और द्रव्यमान संख्या 176 है। तो यहाँ पे हमें D का संकेत निकालना है, D का संकेत। तो संकेत तभी बना सकते हैं जब उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पता हो। तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर से पीछे से सॉल्व करो। D2 ये हो गया D2, तो D2 के लिए ये जो D2 है थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये D2 हो गया। D2 का परमाणु क्रमांक कितना है 71, परमाणु क्रमांक है 71 और द्रव्यमान संख्या है 176। तो किससे प्राप्त हुआ है, अल्फा क्षय। ये D1 का जब अल्फा क्षय हुआ तो D2 प्राप्त हुआ। तो अल्फा क्षय में द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना रहा होगा 73 और द्रव्यमान संख्या 180। फिर जब इसका अल्फा क्षय होगा तो अल्फा क्षय के पश्चात 73 से 71 में बदल जाएगा। अल्फा क्षय में परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, तो 180 से 176 हो जाएगा। अब D1 किससे प्राप्त हुआ है, D से और माइनस बीटा क्षय के दौरान। तो माइनस बीटा क्षय में क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि। तो परमाणु क्रमांक कितना रहा होगा इसका 72 और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माइनस बीटा क्षय में द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 180 से 180 रहेगा और माइनस बीटा क्षय के दौरान परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 72 से हो जाएगा 73। तो इसका संकेत क्या होगा, D का संकेत ये बन गया ऊपर में, D है, परमाणु क्रमांक है 72 और द्रव्यमान संख्या 180। तो इसमें संकेत पूछेगा तो ये, और परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 72 है और द्रव्यमान संख्या 180। तो ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया।